लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेटेड नहीं, अरे क्या पढ़े थे बताओ? हाँ, लास्ट लेक्चर में हम लोग रेट लॉ डिस्कस किए थे और रेट लॉ के बाद हम लोग उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना सीख रहे थे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना सीख रहे थे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हम लोग एक मेथड देखे थे जिस मेथड का नाम था इनिशियल रेट लॉ मेथड। क्लियर है ना? इनिशियल रेट लॉ मेथड हम लोग लास्ट क्लास देख चुके थे। अब इनिशियल रेट लॉ मेथड के बाद जो नेक्स्ट मेथड है हम लोग का, वो नेक्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब हम लोग ग्राफिकल मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, ग्राफिकल मेथड बुक वगैरह में जनरली एनसीईआरटी में इंक्लूडिंग नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने का चांस रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ग्राफिकल मेथड को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन लेंगे और उसका कंसंट्रेशन लेंगे। जैसे सपोज कि हम एक केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें ए से प्रोडक्ट बन रहा। ठीक है, एक यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन ले लिया। यूनिमॉलिकुलर समझते हो ना, जिसमें एक मॉलिक्यूल लिया जाए। यूनिमॉलिकुलर होता है जिसमें दो लिया जाए, वो बाईमॉलिकुलर होता है। ठीक है, मॉलिकुलरिटी भी एक टॉपिक है जो आगे चल के पढ़ना है हम लोग को। तो हम एक यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन ले लिए जिसमें एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम इस रिएक्टेंट का अलग अलग टाइम पे, सबसे पहले तो टाइम ही ले लें। चलो हम टाइम ले लेते हैं। अभी आप ड्रॉ नहीं करेंगे, अभी आप बनाएंगे नहीं, अभी आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि अभी इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन करते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, रिएक्शन जब भी शुरू होगा जीरो से शुरू होगा। टाइम जीरो मतलब जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है तो वहीं से शुरू होगा रिएक्शन। और कुछ मिनट का गैप ले लेते हैं, चलो 10-10 मिनट का गैप ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50 और 60। क्लियर है? ये टाइम ले लिए। टाइम हम लिए हैं किसमें, तो हम टाइम लिए हैं मिनट में। टाइम के बाद हम ए का कंसंट्रेशन ले लेते हैं। जब हम कंसंट्रेशन ऑफ ए लेते हैं तो एट टाइम 0 ए का कंसंट्रेशन ले लेते हैं, A0। एट टाइम 10 ये A10 हो गया। 20 मिनट पर इसको A20 कंसीडर कर लें। 30 मिनट पर हम A30 ले लेते हैं। 40 पर हम A40 ले लेते हैं। 50 पर हम A50 ले लेते हैं और 60 पर हम A60 ले लेते हैं। ओवरऑल हमारा 1 घंटे का रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद हम इसका रेट निकाल लें तो रेट क्या होगा, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम। तो यहां पर हम निकालेंगे तो सबसे शुरुआत में हमको कम से कम 10 मिनट का निकालना होगा। 10-10 मिनट का गैप से लिए हैं तो फाइनल हो गया हमारा A10 माइनस इनिशियल हो गया A0 डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ओवरऑल कितने मिनट का है हमारा, 10 मिनट का। समझ गया ना? तो ये नीचे वाला तो 10 ही होगा क्योंकि हर इंटरवल 10 मिनट का ही, एवरी इंटरवल इज ऑफ 10 मिनट। ठीक है, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा A20 माइनस A10 बाई 10। यहाँ हो जाएगा क्या, 30 से 20 तक का ले लेते हैं। A30 माइनस A20 बाई 10। यहाँ हमारा हो जाएगा A40 माइनस A30 बाई 10। यहाँ हो गया हमारा A50 माइनस A40 बाई 10 और यहाँ हो गया हमारा A60 माइनस A50 बाई 10। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि 60 मिनट तक का हो गया। 60 मिनट तक का हम लोग रेट यहीं पर कैलकुलेट कर लिए हैं। 50 से 60 ये 10 मिनट का जो रेट है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, तो नीचे एक खाली रह जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कंसंट्रेशन है। तो ये 3 कॉलम फिलहाल हम लेंगे। ठीक है, अभी कॉलम का क्वांटिटी बढ़ेगा इसलिए आपको नहीं लिखना है। सबसे पहले हम ले लिए टाइम t और टाइम जो लिए हैं हम टोटल 1 घंटे का रिएक्शन लिए हैं और हर 10 मिनट पर हम रिएक्शन का रेट मेजर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा A का कंसंट्रेशन
और ए के कंसंट्रेशन के बाद है उसका रेट। अब देखो, तो अब हम लोग इसमें क्या लेंगे, अब हम लोग इसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट। अब ध्यान देना जरा, हाँ इधर ध्यान देना। सपोज कि हम एक ग्राफ लेते हैं और ये किसका ग्राफ लिया जाएगा, तो ये ग्राफ लिया जाएगा टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का। ठीक है, ये जो ग्राफ लिया जाएगा वो टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ लिया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान से सीखना, बड़े अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन के इस कर्व में, इस ग्राफ में टाइम है हमारा 0 से लेकर 60 मिनट तक और कंसंट्रेशन A0 से A60 तक, और ये उसका रेट है। क्लियर है। हम क्या करते हैं, सपोज दैट कि इस ग्राफ में ये जो हमारा रेट है 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 हमारा रेट नजर आ रहा, ये रेट इस ग्राफ में कुछ इस तरह से आता है 1 2 3 4 5 6। टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमको कुछ इस तरह से नजर आ रहा। सर ये कैसा दिख रहा, कुछ नहीं, बस इसको हम मिला देते हैं। सपोज इसको हम मिला दिया, ठीक है, हमको रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा दिख रहा। अगर हमको कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा दिख रहा, तो इस केस में हम क्या समझेंगे, तो इस केस में हम ये समझेंगे कि यहां पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 0। पी का वैल्यू होगा 0। पी इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, याद है पिछले क्लास हम लोग गए थे। ठीक, तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 0। अब सर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 क्यों हो गया, क्योंकि तुम्हारा ग्राफ ही ऐसा है। सर ग्राफ ऐसा क्यों है, देखो ये ग्राफ शो क्या कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा कि टाइम और कंसंट्रेशन दोनों इंक्रीज कर रहा, लेकिन रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है कि नहीं। दैट मीन्स ये कि टाइम के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं कर रहा। और बाबू जब टाइम के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं करता है तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स कि उस मॉलिक्यूल के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं कर रहा। तो जिस मॉलिक्यूल के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडो मॉलिक्यूल बोलते हैं ना, स्यूडो मॉलिक्यूल। और ये बात ध्यान में रखना कि स्यूडो मॉलिक्यूल के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन तो कभी डिपेंड करता ही नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 0। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होगा, क्योंकि वो स्यूडो मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। समझ गए बात को। अब सपोज सर क्या गारंटी है कि ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे आए। ठीक है, हो सकता है कि ये ग्राफ थोड़ा अलग तरीके से है। चलो कैसा अलग तरीके से है, सर हो सकता है कि ये जो ग्राफ है ये सर ग्राफ कुछ ऐसे आ जाए 1 2 3 4 5 6, ये ग्राफ कुछ ऐसे आ जाए। अब बाबू एक बात ध्यान देना, अगर ये ग्राफ ऐसे आ गया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ हो गया, नहीं हो गया। ऐसा नहीं लग रहा कि टाइम के अकॉर्डिंग, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग रेट जो है वो पूरा एकदम अपना इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ आ गया, ये ग्राफ क्या आ गया, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ गया। और जब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ गया तो अब एक बात ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। तो इस केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 1। कैसे 1 हो गया सर, अगर इस तरह का ग्राफ तुमको कहीं भी मिलता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप वही देंगे जो कंसंट्रेशन के पावर में है। तो कंसंट्रेशन के पावर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, कंसंट्रेशन के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, चलेगा। लेकिन सर क्या गारंटी है कि ऐसा ग्राफ है, कोई गारंटी नहीं कि ऐसे आए, कोई गारंटी नहीं कि ऐसे आए, बिल्कुल सीधा आएगा ऐसा हो सकता है सर, हो सकता है कि थोड़ा इस तरीके से आ जाए, ऐसे आ जाए, हो सकता है थोड़ा नीचे की ओर आ जाए, ऐसे आ जाए। ठीक है, मे भी पॉसिबल कि जो ग्राफ है वो इससे थोड़ा ऊपर की ओर आ जाए, ऐसे आ जाए। अगर तुम्हारा ग्राफ इस तरह से आया तो एक बात ध्यान रखना कि इस तरह के ग्राफ में हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के पावर से ज्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन का पावर कितना है, 1 है। तो यहां पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है।
अब सर ग्रेटर देन 1 मतलब कितना, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 0 से लेकर 3 तक कुछ भी हो सकता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 से ग्रेटर मतलब कितना, 1.5, 2, 2.5, 3, कितना, अलग से देखेंगे उसको। ठीक है, अब इसको सेपरेटली देखेंगे, इसको एक केस ले लेंगे हम, केस 1, और केस 1 को हम अलग से समझा देंगे। ठीक है, अब सर क्या गारंटी है कि ये जो आपका ग्राफ आया रेट का वो कुछ इस तरह से आए, हो सकता है सर नीचे की ओर आ जाए, क्लियर है ना, मतलब हो सकता है सर ये P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ दिखा रहे हैं, हो सकता है कि कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन हमारा कुछ ऐसा डिक्रीज कर रहा, रेट हमारा कुछ इस तरह से जा रहा है। अब रेट इस तरह से जा रहा तो एक बात तो क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, जब रेट का ग्राफ, जब तुम्हारा ये ग्राफ 1 से ऊपर जा रहा था तो ये ग्रेटर देन 1 था, अब ये 1 से नीचे आ रहा तो लेस देन 1 होगा। ठीक है, अब लेस देन 1 होगा तो कितना होगा, 0 होगा, नहीं 0 नहीं होगा, क्यों, 0 तो ऑलरेडी पता है, 0 होता तो ऐसे होता, समझ रहे हो ना, 0 होता तो रेट के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता, वो एकदम कांस्टेंट रह जाता अपना। ठीक है, तो 0 तो हो नहीं सकता है, दैट मीन्स ये 0 से ग्रेटर होगा और 1 से लेस होगा, समझ गया बात को, मतलब यहाँ जो ग्राफ होगा डेट इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। क्लियर है, लगता है बाहर बारिश के साथ साथ आंधी भी है, कोई बात नहीं, हम लोग खिड़की खोल के पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा बात है। एक अल्ताफ रजा का बहुत अच्छा पुराना गाना था, सुनना कभी अच्छा लगेगा, हम वो दीवाने हैं जो ताज़ी हवा लेते हैं, खिड़कियाँ खोल के मौसम का मज़ा लेते हैं। ठीक, बहुत अच्छा लगेगा, देखो पूरा नहीं पता लेकिन 2 लाइन मस्त लगा, ये अच्छा बात है, सही में अच्छा लगा, हमको भी पूरा नहीं याद है लेकिन ये 2 लाइन मस्त लगता है। ठीक है, बाहर में वाकई में मौसम बड़ा बेईमान है, देखो चलो यहाँ आते हैं। हाँ, तो P जो है वो लेस देन 1 है और ग्रेटर देन क्या है, 0 है, क्लियर है। अब इसको केस 2 ले लेते हैं, इसको भी अलग से समझ लेंगे, इसको हम केस 2 ले लेते हैं, चलेगा, क्लियर है। अब देखो बाबू, एक केस तो हो गया कि P हमारा 1 है, एक उससे भी पहले हो गया कि P 0 है। ये 0 और 1 वाले में तो झमेला नहीं है, 0 वाला तो तुम पावर कुछ भी रखो कंसंट्रेशन का, जब रेट बढ़ ही नहीं रहा है तो 0 ही होगा। ठीक है, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, समझ गए बात को ना। स्ट्रेट लाइन वाला तो फिक्स है कि जो हमारा कंसंट्रेशन का पावर होगा वही उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ 2 जगह है कि सर एक ग्रेटर देन 1, इफ P इज ग्रेटर देन 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, इफ P इज लेस देन 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, क्लियर है ना। तो अब ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 है तो हम उसमें क्या करेंगे, तो अब हमको कुछ करना होगा, करना ये होगा अब हमको कंसंट्रेशन में कुछ चेंजिंग लाना होगा, और कंसंट्रेशन में चेंजिंग लाने के लिए हम सबसे पहले केस 1 लेते हैं, मतलब ग्रेटर देन 1 लेते हैं। जब हम ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो हम क्या करते हैं जब भी तुमको ऐसा लगे, बात ध्यान रखना, जब भी तुमको ऐसा लगे, हालांकि प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली तुमको ये करने का कभी जरूरत पड़ेगा नहीं, ये सारा कुछ हम तुमको एजम्पशन बेस्ड ले रहे हैं और समझाने का कोशिश कर रहे हैं, और देखना ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन तुम्हारा देखते बन जाएगा। ठीक है, और नहीं पढ़ो तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि दिमाग खराब हो जाता है। अब जैसे हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, जब भी तुमको ऐसा लगे कि जो ग्राफ है वो सीधा नहीं आ रहा है तो करना क्या चाहिए, तो अगर ग्राफ उस कंसंट्रेशन के पावर से ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर ग्राफ, यार कुछ ज्यादा ही आंधी चल रहा बाहर, हम लोग तो खिड़की खुला रख सकते हैं ना, ठीक है, चलो ठीक है। चलो तो हाँ, क्या बात कर रहे थे हम लोग, क्या बात कर रहे थे, आज मौसम डिस्टर्ब कर रहा हूँ हम लोग को, मौसम अच्छा है, अच्छा मौसम में पढ़ने का मन करता है, नहीं करता है ना। अभी पता है कैसा मौसम है, मस्त एकदम गर्मा गर्म पकौड़ी हरा धनिया के चटनी के साथ, ओ खा के ऊपर से एक कप चाय कड़क, एकदम मजा आ जाए। ठीक है, चलो वही बात है ना, बाहर पानी पड़ रहा है लेकिन मौसम वही, घर पे रहते तो मस्त पकौड़ी छान के, मतलब अपने ही बनाना पड़ता है, बनाने के लिए तो बोलने का हिम्मत नहीं है। ठीक है, वही बारिश हो रहा, खाने पीने के बाद वाला टाइम है, अभी पकौड़ी कौन बनाएगा, अपने बनाना पड़ता। देखो देखो रिकॉर्डिंग ऑन है, हम अपना बेइज्जती खुद कर रहे हैं।
कितना मिनट पे है इसको एडिट करवा देंगे, ठीक है, कट करवा देंगे। तो कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे, ग्रेटर देन 1। ध्यान रखना कि अगर कभी भी उस कंसंट्रेशन के पावर से ग्रेटर आ रहा कर्व तो तुम कंसंट्रेशन को भी बढ़ा देना। कितना कर देना, स्क्वायर कर देना, क्योंकि तुमको बढ़ाने का मतलब कहाँ है, पावर में ही बढ़ाना है, ठीक है। आप इसको डबल ट्रिपल नहीं कर सकते हैं, डबल ट्रिपल जो भी करना है वो कहाँ करना है, पावर में करना है। तो पावर में कुछ नहीं है तो फिलहाल 1 है, हम 2 कर देते हैं। मतलब अब हम कंसंट्रेशन को बढ़ा के कर दिए स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कर दिए तो टाइम 0 पर ये हो गया A0 स्क्वायर, टाइम 10 पर ये हो गया A10 स्क्वायर, फिर ये हो गया A20 स्क्वायर, A30 स्क्वायर, A40 स्क्वायर, A50 स्क्वायर और A60 स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो, अब जरा केस 1 को यहां हम लेते हैं अलग से। तो अब केस 1 में जो ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा वो किसका किया जाएगा, टाइम वर्सेस ए स्क्वायर का किया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर तुम कंसंट्रेशन को स्क्वायर करते हो और अगर कंसंट्रेशन को स्क्वायर करने के बाद तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसे आ गया, ठीक है, अगर कंसंट्रेशन को स्क्वायर करने के बाद तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसे आ गया, डेट मीन्स कि हाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 2 हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आ गया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आ गया तो जो पावर है कंसंट्रेशन का वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। सर क्या गारंटी है कि वो सीधा आएगा, हो सकता है कि वो कुछ इस तरह से आ जाए, ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाए, 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में क्या होगा, P ग्रेटर देन 2। अब इसको हम केस नहीं लेंगे, क्यों केस नहीं लेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 2 एक ही ऑप्शन बचता है, 3। 3 से ज़्यादा तो ऑर्डर हो ही नहीं सकता है ना, ठीक है। तो अब मैक्सिमम, अब अगर आप एक बार ट्राई भी करेंगे तो क्या करेंगे, इसको क्यूब कर देंगे, क्यूब करके देखेंगे। अगर क्यूब करने के बाद वो सीधा आ रहा है, ठीक है, तो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है। लेकिन क्यूब करने के बाद वो ऊपर की ओर कभी नहीं आएगा, क्योंकि 3 से ग्रेटर ऑर्डर नहीं होता है। तो मे बी कि वो सीधा है या फिर थोड़ा डाउन आए, तो हो सकता है कि 2 से 3 के बीच का होगा, ये पॉसिबिलिटी एक बनता है, ठीक है। अब सपोज कि सर ग्राफ अगर कुछ ऐसे आ जाता है, ना ग्राफ सीधा आया ना ऊपर गया, ये नीचे की ओर आ गया, तब इस केस में P हमारा क्या होगा, लेस देन 2, बट रिमेंबर कि ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 तो हमारा ये वाला था, तो ये 1 से तो ग्रेटर होगा, क्लियर है ना, 1 से ग्रेटर होगा, लेकिन 2 से क्या होगा, लेस होगा। समझ गए। तो ये 1 से 2 के बीच का होगा, क्लियर है। यही सब पॉइंट तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़वाएगा। कैसे पकड़वाएगा अभी तुरंत तुमको समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन देंगे तो, बट यही सब पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़वाएगा कि 1 से 2 के बीच का होगा या 0 से 1 के बीच का होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, अब सपोज कि सर केस 1 अराइज नहीं हुआ, सपोज कि केस 2 अराइज हो गया, सपोज कि केस 2 अराइज हो गया, तो केस 2 अराइज हो गया तो हम क्या करेंगे, सर फिर से ग्राफ लेंगे, लेकिन केस 2 हमारा है क्या पहले, तो सर केस 2 ये है कि P का वैल्यू लेस देन 1 है। केस 2 में क्या है, P इज लेस देन 1। अगर आपका P जो था वो 1 से ग्रेटर आया, देन हमने क्या किया, कंसंट्रेशन का पावर का स्क्वायर कर दिया। अब P 1 से लेस आ रहा है, तो सर कंसंट्रेशन का पावर तो ऑलरेडी 1 है, अब 1 से कम कितना कर सकते हैं, हाफ कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे उसके ऊपर, और क्या। मतलब अब हम रूट कंसंट्रेशन ऑफ A का वैल्यू ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब अब यहां हो जाएगा क्या, रूट A0, ठीक है, रूट A10, रूट A20, रूट A30, रूट A40, रूट A50 एंड रूट A60। बाहर के गरजने का आवाज़ आज माइक में भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, अच्छा बात है। देखो, हाँ, जो बच्चा लोग ऑनलाइन पढ़ेगा वो भी घर पे बैठ के पढ़ेगा, कान में हेडफोन लगाएगा तो गरजेगा बरसेगा, ठीक है, उन लोगों को भी मज़ा आएगा, ठीक है। वैसे ही हम ऑफलाइन का रिकॉर्डिंग डालते हैं तो जो बच्चा घर पे पढ़ता है, बहुत स्टूडेंट हमको बोलता है कि सर घर पे पढ़ते हैं तो एकदम ऑफलाइन वाला फीलिंग आता है, मतलब बढ़िया लगता है। वो जो एक होता है ना स्पेशली यूट्यूब के लिए लेक्चर बनाना,
वो लाइट कैमरा एक्शन वाला हाल हो जाता है, मतलब एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे बच्चा देख रहा, तो वो एक्टिंग हो गया। और ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये क्या है, रियलिटी है। तो रियलिटी एक्टिंग से ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है ना। रियलिटी आप किसी चीज़ को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और एक्टिंग आप देखिएगा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो एक्टिंग में छुपाया जाता है, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं छुपाया जाता। एक्टिंग में बहुत कुछ होता है जो पढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, बट रियलिटी जो है वही है। समझ रहे हो ना बात को। कभी तुम बाहुबली का सेट देखने जाओ, बाहुबली मूवी आया था ना, कितना बड़ा सेट था उसका, कभी तुम उसका सेट देखने जाओ, ऐसे तुम फिल्म में देख रहे हो तो लग रहा है बहुत भव्य लग रहा है, लेकिन मान लो तुम रामोजी फिल्म सिटी जाके हैदराबाद में तुम वहाँ पे देखता है, सामने से सब कुछ देखता है, तो जो तुम फिल्म में देखा और जो तुम सामने देखा दोनों में कितना का डिफरेंस होगा, ठीक है। वहाँ से तुमको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगा, कोई भी चीज़ तुमको ज़्यादा समझ में आएगा, एकदम रियलिटी तुम देख रहा। तो वो यूट्यूब का जो रिकॉर्डिंग होता है ना, ये स्पेशली यूट्यूब के लिए, और ये जो क्लासरूम का रिकॉर्डिंग होता है, इन दोनों में वही डिफरेंस है। ये रियलिटी है, फैक्ट है। देखो कोई बात नहीं, करने दो। चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ तो अगर केस 2 अराइज होता है तो क्या होगा, तो सर केस 2 में अब हम तो कर दिए कि सर केस 2 था हमारा, पी का वैल्यू 1 से लेस था, तो पी का वैल्यू 1 से लेस था तो हम क्या किए, कंसंट्रेशन को भी लेस कर दिए, पावर हाफ कर दिए। अब क्या होगा, होगा क्या सर, रूट ए का निकालते हैं। अब सपोज कि अगर यहां पर ये ग्राफ तुम्हारा बिल्कुल सीधा आता है, तो अगर ये ग्राफ यहां तुम्हारा बिल्कुल सीधा आता है, इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस केस में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों हाफ हो जाएगा, सर ए का पावर हाफ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आ रहा तो एक हाफ हो गया। लेकिन अगर यहां भी ये तुम्हारा नीचे की ओर आता है, ठीक है, तो इस केस में भी जो P है वो लेस देन हाफ है बट ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज्यादा है, मतलब जीरो से हाफ के बीच का है। और अगर ये ग्राफ तुम्हारा ऊपर की ओर जाता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इस केस में तुम्हारा P का वैल्यू ग्रेटर देन हाफ है बट लेस देन जीरो, एक मिनट सॉरी, हाँ लेस देन 1 है, जीरो नहीं 1, ये हाफ से ज्यादा है बट 1 से क्या है, कम है, मतलब 0.5 से 0.9 के बीच का होगा। क्लियर है ना। अब इन सब वैल्यू से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे और इसका यूज क्या है वो अभी तुमको क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे तब, ठीक है। ये टॉपिक एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है, आप पलटिएगा मिलेगा ही नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, और आ जाता है तो इजी क्वेश्चन क्या होता है ना कि समझ में नहीं आता है, ठीक है, कि क्या होगा, लेकिन अब देखना तुमको देंगे तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। पहले इतना नोट करो, उसके बाद हम समझते आगे बढ़ते हैं। इसमें हम कोई थ्योरी नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझ रहे हो ना सब कुछ, ठीक है, लिख लो। तो चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। लिखो एक क्वेश्चन पहले, जरा समझ में आए तुम लोग को कैसा क्वेश्चन आएगा। लिखो द फॉलोइंग ग्राफ the following graph has obtained for decomposition of N2O5 when its concentration was increased by double, concentration was increased by double, देखो, और तुमको ऐसे ग्राफ दिया हुआ,
ये भी नहीं दिया हुआ है। ऑप्शंस आर 0, 1, 2, 2.5। बताओ जरा। ये ग्राफ है, इसके लिए तुमको लैंग्वेज लिखवाया हुआ है और तुमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इस ग्राफ के लिए करेक्ट होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं लिखवाए ना, मतलब लिख लेना द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, लिख के डैश दे देना क्वेश्चन के बाद, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, और ये बताओगे 2.5। और किसी को कुछ लग रहा अलग, या वही लग रहा? क्या लग रहा? सही है, 2.5 ही होगा। एक तो कंसंट्रेशन को डबल कर दिए हैं, पहले बता दिया गया, और डबल करने के बाद भी ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। तो डबल किए डैट मीन्स क्यों डबल किए? हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन मिल रहा होगा तो डबल किए, डबल करने के बाद भी सीधा नहीं, वो ऊपर ही जा रहा है, मतलब वो 2 से भी ग्रेटर है। सिंपल सी बात है कि कंसंट्रेशन को डबल किए डैट मीन्स कि यहाँ पर जो N2O5 का हमारा कंसंट्रेशन होगा स्क्वायर होगा, और जब स्क्वायर से भी ऊपर जा रहा तब तो ये 2.5 ही ना होगा। समझ गया ना? हाँ। चलो कुछ रैंडमली ऐसे बना देते हैं ग्राफ, बता देना किसका क्या ऑर्डर है। एक रिएक्शन है जिसमें ए से प्रोडक्ट बन रहा, और इसके रिस्पेक्ट में हम कुछ ग्राफ बना रहे हैं जिसमें तुमको बताना है चलो बहुत इजी है, बताते चलो सब में जरा क्या होगा ऑर्डर। क्या बोलो, फर्स्ट वाले में क्या होगा? ग्रेटर देन 2 होगा ना। चलो इसमें बताओ 0, क्योंकि जब रेट बढ़ ही नहीं रहा तो अब कंसंट्रेशन पे फिर क्या मतलब है, कुछ भी हो। यहाँ बताओ 1 कहाँ से? हाफ है, 1/2। यहाँ बोलो लेस देन 1 है ना, लेस देन 1। यहाँ बोलो लेस देन 2, यहाँ बोलो 3 होगा, सीधा सा बात है, ठीक है। यहाँ बोलो
लेस देन 3, यहाँ ग्रेटर देन 1। वेरी सिंपल। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड में कुछ हमको मिलेगा, ग्राफ वगैरह दिखेगा, आराम से बना देंगे। हमको ध्यान रखना है कंसंट्रेशन के ऊपर और उस कर्व के ऊपर कि वो कर्व किधर की ओर जा रहा है, बस अपना काम हो जाएगा। किस में? 4 नंबर में ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। हाँ, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा सिंगल ग्राफ है, बस एक ही दिया हुआ है, तो हम ए का पावर देखेंगे, बोलेंगे ना 1 से लेस है, तो लेस देन 1 सिर्फ लिख के आगे निकल जाएंगे। बट ग्रेटर देन, ऑफ कोर्स ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। 0 रहता तो सीधा रहता, तो 0 से तो बड़ा ही है, ठीक है। चलो नोट कर लो सब लोग। अब ग्राफिकल के बाद हम लोग चलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज होगा, लेकिन कुछ खास नहीं, थोड़ा सा, उतना में काम हो जाएगा अपना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले जीरो ऑर्डर देखेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर देखेंगे, इस अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब कि पी का वैल्यू हम क्या लेकर चल रहे हैं? 0। मतलब सपोज कि अगर हम एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें हम ए से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, और पी का वैल्यू हम ले लिए हैं 0, मतलब ये एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, यहाँ भी एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा। कभी कभी 2 मॉलिक्यूल अगर हम ले सकते हैं इसमें, तो हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ए प्लस बी से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और बी को हम कंसिडर कर लिए क्या, स्यूडो मॉलिक्यूल। तब भी जो रेट निकालना है वो सिर्फ एक ही के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है। क्लियर है? खैर कंफ्यूज ना होना, चलो इसी को लेकर चलते हैं। तो ए से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। अगर हम ए का रेट लिखते हैं, तो ए का रेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डेल्टा टी, यही ना होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन। मतलब अगर हम लोग रेट लॉ पे चलते हैं, तो रेट लॉ पे चलेंगे तो क्या मिलेगा? अगर हम इसके लिए रेट लॉ लिखना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर पी, और पी का वैल्यू क्या लेके चलना है? 0, ठीक है। अब यहां से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमको क्या मिलेगा? रेट को जरा लिखिए तो रेट, तो रेट क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा? के इंटू ए टू द पावर 0। होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, एक काम करेंगे। अब इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ रहा बाबू, जब इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़े तो हम डेल्टा को डी से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वैसे केसेस के लिए कैलकुलेट करते हैं ना जो माइनर चेंजिंग होता है। देखो डेल्टा 3 तरह का होता है। एक होता है डेल्टा, ये जो डेल्टा बना दिए यहाँ ऐसा, ठीक है, ट्रायंगल समोसे के जैसा, ठीक है। एक होता है डेल, रो, डेल ऐसा, रो के जैसा ऐसा डेल, और एक होता है डी। तीनों डिफरेंस को ही रिप्रेजेंट करता है। ये मेजर डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत माइनर डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेते हैं तो इन दोनों के बदले हम लोग क्या ले लेते हैं? उसको डी ले लेते हैं, ठीक है ना। आप देखना मैथ्स में आपको डी डी मिलते रहेगा ऐसा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, या फिर माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी
या फिर डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी, कर सकते हैं ना। अब इसको हम कर देते हैं इंटीग्रेट। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए, और हम ए का कंसंट्रेशन ले लेते हैं टाइम 0 से लेकर के टाइम t तक, लोअर लिमिट अपर लिमिट। मतलब सपोज कि जब ये रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, जब टाइम 0 था, तो उस समय ए का कंसंट्रेशन हम क्या ले लेंगे, A0, और जब टाइम t है तो उस समय हम ए का कंसंट्रेशन क्या ले लेंगे, AT। अब वो टाइम t हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि रिएक्शन के बीच का टाइम हो, इतना ही देर का निकालना हो, या हो सकता है फाइनल टाइम हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोअर लिमिट ले लेंगे A0 मतलब A0, और अपर क्या ले लेंगे AT इज इक्वल टू माइनस के, तो बाहर रह जाएगा बाबू, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, T 0 मतलब DT 0 से T यहाँ लगेगा, ठीक है। कौन सा डी हटेगा, तो इंटीग्रेशन का साइन हटेगा, तो ये हट जाएगा। तो इसी को हटाओ ना, हमको सिर्फ इसका काम है। इंटीग्रेशन ऑफ ए से A0 से AT, ठीक तो है। हाँ, यहाँ डी रहेगा। ओ, वो तो मेरा छूट गया था, ठीक है। हमको लगा तुम यहाँ लगवा रहा है, यहाँ हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ DA से A0 से AT तक गया इज इक्वल टू माइनस के 0 से T। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखो यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा इसमें हम इंक डाल लें, क्योंकि इसमें विजिबिलिटी कम पड़ जाएगा इंक नहीं डालेंगे तो। देखो इंटीग्रेशन हटा देते हैं। इंटीग्रेशन हटाएंगे तो हम ऐसे ले सकते हैं, मोड ऑफ A0 से AT इज इक्वल टू माइनस के और T0 से T, क्लियर है। अब यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, AT माइनस A0, और भाई इधर ध्यान दो, इज इक्वल टू माइनस के T माइनस 0, ठीक है। मतलब हमको मिल गया AT माइनस A0 इज इक्वल टू माइनस KT, क्लियर है। या फिर हम यहां कर सकते हैं KT इक्वल टू A0 माइनस AT। तो अब हम यहां से एक KT यहाँ नहीं होगा, T पूरा होगा ऐसे। अब हम यहां से मान लो अगर K निकालना चाहें तो K निकल गया हमारा, रेट कांस्टेंट निकल गया, A0 माइनस AT बाई T। और अगर हम यहाँ से टाइम निकालना चाहें कि रिएक्शन कितने देर में यहाँ तक पहुँचा टाइम T तक, तो T इक्वल टू A0 माइनस AT बाई K। ये दो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हमको मिल गया। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट हम लोग यहाँ से निकालेंगे, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टाइम हम लोग यहाँ से निकालेंगे, क्लियर है। लेकिन कभी कभी बाबू रिएक्शन हाफ लाइफ भी पूछा जाता है तुमसे, तो ध्यान में रखना, रिएक्शन हाफ लाइफ। रिएक्शन हाफ लाइफ का मतलब होता है कि कितने देर में आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। हाफ कंसंट्रेशन हाफ कितने देर में हो जाएगा। जैसे मान लो कोई रिएक्शन 1 घंटा में पूरा कंप्लीट होता है, तो आधा कितना देर में कंप्लीट होगा, आधा घंटा में, ऐसा बोल दोगे, ठीक है। लेकिन ये बेवकूफ़ी वाला बात हो गया, ठीक है। हाँ, अरे भाई मान लो कोई ए है, 100 ग्राम है, ठीक है। ए से बी बनने में हमको सपोज कि 60 मिनट लगता है, तो हम बोल रहे हैं कि ये 100 ग्राम से पूरा कन्वर्ट हो गया तब 60 मिनट लगा। हम बोल रहे हैं इसको 50 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा, तो तुम बोलेगा 100 ग्राम कन्वर्ट होने में 60 मिनट लग रहा है, तो 50 ग्राम कन्वर्ट होने में 30 मिनट लगेगा। यही ना बात हो गया कि 1 घंटा में पूरा कंप्लीट हो रहा तो आधा घंटा में आधा कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं होता है बाबू। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान में है ना। अरे रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होते जाएगा रिएक्टेंट का, वैसे वैसे रिएक्शन का रेट भी क्या होते जाएगा, स्लो होते जाएगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना। तो शुरुआत का फर्स्ट हाफ होने में कम समय लगता है और बाकी का आधा रिएक्शन कंप्लीट होने में बहुत समय लग जाता है, ज़्यादा समय लगता है। समझे बात को, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जा रहा, वैसे वैसे रिएक्शन का रेट क्या होते जा रहा, स्लो होते जा रहा।
तो अगर 30 मिनट में आधा रिएक्शन हुआ है तो कोई गारंटी नहीं है कि 60 मिनट में पूरा हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है उसको 90 मिनट लग जाए, 100 मिनट लग जाए। रिएक्शन हाफ लाइफ का मतलब होता है कि यहां पर हम लोग ए टी को कंसीडर करेंगे A0/2। ठीक है, मतलब देखो जब रिएक्शन हमारा शुरुआत हुआ था तो शुरुआत में इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, A0। इनिशियल कंसंट्रेशन 100% कितना था, A0, जब टाइम 0 था। तो अब हम बोल रहे हैं कि आधा उसका, तो आधा कितना होगा, A0 का आधा कितना होगा, A0/2। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर AT की जगह क्या रखेंगे, A0/2 इनिशियल कंसंट्रेशन और माइनस फाइनल। तो माइनस फाइनल कितना, इसका आधा, तो एट टाइम T, तो एट टाइम T वो कितना हो जाएगा, A0/2। और यहाँ पर T की जगह हम लोग रखेंगे T हाफ। अब वो T हाफ कितना होगा ये नहीं पता। ठीक है, वही बात हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन 1 घंटा में हो रहा तो कोई गारंटी नहीं कि वो आधा घंटा में होगा, यही T हाफ हमको निकालना होगा। ठीक है, तो T की जगह रखेंगे T हाफ। तो हमको क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पर मिल रहा T = A0 - AT/K। तो T की जगह हम क्या रख दें, T हाफ = A0 - 2K रख सकते हैं ना। ठीक है, तो जब हम A0, अच्छा ये तो गलत कर दिए, A0 - A0/2/K। ठीक है, तो ये तुम्हारा 1 - 1/2। तो 1 - 1/2 मतलब कितना, 1/2। मतलब T हाफ = क्या हो गया, T हाफ = A0/2K। तो K = अगर हमको यहाँ से मान लो K निकालना हो तो K भी तो निकाल सकते हैं, A0/T हाफ × 2। समझ गए बात को ना। तो यहाँ से हम T हाफ निकाल लेंगे, इसको रिएक्शन हाफ लाइफ बोलते हैं। हालांकि यहाँ से K निकालने का जरूरत कम पड़ेगा, बट फिर भी अगर पड़ा तो हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला को। क्लियर है, तो ये है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी पढ़ना है, पहले इतना लिखो, समझ के लिखो, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। चलो एक क्वेश्चन पर आते हैं, और लिखो एक क्वेश्चन, लिखो द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन is 30 minute, एक मिनट रुको, and initial concentration is 2.5 × 10⁻³ m, 2.5 × 10⁻³ m। फुल स्टॉप के बाद लिखो आफ्टर सर्टेन इंटरवल concentration reduced to 0.25 × 10⁻³ m × 10⁻³ m। इसके पहले क्या बोले थे, -3 बोले थे या 3 बोले, -3 बोले थे। ठीक है, तो इसको भी -3 कर लो, -3 m। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर reducing the concentration, calculate the time taken for reducing the concentration।
देखो इस तरह के रिएक्शन का सीधा, इस तरह के क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है कि आपको टी निकालना है, ठीक है, मतलब आपको टी निकालना है कि कितना देर में वो कंसंट्रेशन डिक्रीज होके खो जा रहा है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है तुमको, माइनस कर देंगे एट टाइम टी भी कुछ कंसंट्रेशन दिया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता बट आफ्टर सर्टेन इंटरवल 0.25 इंटू 10⁻³ है, चलेगा, और डिवाइडेड बाई के। अब बात ऐसा है सर कि के तो नहीं पता है, के कहाँ से निकालेंगे, तो इसलिए तुमको हाफ लाइफ दे रखा है, ठीक है। अब के तो कांस्टेंट होता है, तो रिएक्शन का हाफ लाइफ हो या रिएक्शन लाइफ टाइम हो या कुछ भी हो, के का वैल्यू तो पूरा रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगा, तो हम के यहाँ से निकाल लेंगे, समझे ना। ए नॉट तुमको मतलब A0 तुमको दिया हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी हाफ साइड 30 मिनट है ना, हाफ लाइफ 30 मिनट है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया हुआ है A0 पर तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 30 के निकल जाएगा, और उस के वैल्यू को यहाँ रख देंगे, टी निकल जाएगा। इजी है क्वेश्चन, बना लीजिए, बना के चेक कीजिए। आई थिंक इसका आंसर 54 मिनट शायद है, एग्जैक्टली हमको ध्यान में नहीं है, बनाओ तब पता चलेगा। बाकी बच्चे ऑनलाइन वाले भी बना लेंगे इसको, बना के और आंसर आप कमेंट में लिख दीजिएगा। आज का सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, उसका हाफ लाइफ भी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो ये बहुत छोटा था उसके कंपैरिजन में, तो वहाँ हम लोग को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना है। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।